नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 गुजरात बोर्ड हिंदी माध्यम, विषय अर्थशास्त्र, पाठ 6 बेरोजगारी। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेरोजगारी की प्रस्तावना के बारे में कि बेरोजगारी किस तरह से वर्तमान समय में विश्व के ज्यादातर देशों में पाई जाती है। वर्तमान समय में विश्व के ज्यादातर देशों में कुल मिला के 4 तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पाई जा रही हैं। सर्वप्रथम गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जिसे हम महंगाई के नाम से जानते हैं, और मंदी। ये आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं। ये सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में चिंताजनक परिस्थिति बनी हुई है। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक देश ने, विश्व के प्रत्येक देश ने अपनी अपनी तरह से लगातार सतत प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन इस प्रयत्न के बावजूद उन्हें इन समस्याओं का पूर्ण रूप से सही प्रकार से कोई निराकरण या हल मिल पाया नहीं है। विकसित और विकासशील देशों ने आर्थिक विकास तो किया। विश्व के 2 प्रकार के देश है, विकसित और विकासशील देश। इन दोनों देशों ने आर्थिक विकास तो किया, लेकिन फिर भी पूर्ण रोजगारी का सर्जन करने में दोनों देशों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। भारत में बेरोजगारी की समस्या दीर्घकालीन समस्या है, अर्थात एक बार व्यक्ति बेरोजगार हुआ तो उसे काफी लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। इसका जिम्मेदार हम आयोजन को ठहरा सकते हैं कि आयोजन में जो कमियां हैं वो कमियों को पूर्ण करने से ही हम बेरोजगारी की समस्याओं को निवारण के रूप में ला सकते हैं। आयोजन जब भी बनाया जाता है तो उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि बेरोजगारी की समस्याओं का निवारण लाना, वो उसमें प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन फिर भी हम उसमें सफल हो पाए नहीं हैं। भारत देश में आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी की समस्या को घटाने में हम कामयाब हो पाए नहीं हैं। विकासशील भारत देश में एक और जहां जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती रहती है, तो दूसरी तरफ अपर्याप्त आर्थिक विकास होते रहते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या ने एक गंभीर स्वरूप धारण कर लिया है। तो ये हमने प्रस्तावना लिया बेरोजगारी के बारे में, जो भारत ही नहीं, भारत जैसे विश्व के कई देशों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और वर्तमान समय में विश्व के ज्यादातर देश गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और मंदी जैसी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान समय में विश्व के ज्यादातर देश कौन कौन सी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और मंदी। बेरोजगारी का अर्थ। प्रस्तावना देखने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे। बेरोजगारी का अर्थ सामान्य रूप में या सामान्य तौर पर बेरोजगारी अर्थात क्रियाशील व्यक्ति की कार्य रहित होने की परिस्थिति। क्रियाशील अर्थात जो कार्य करने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाए, कार्य रहित यानी कार्य के बिना हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगार केवल श्रमिक ही हो ऐसा नहीं है, अपितु उत्पादन के अन्य साधन भी बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हमारे देश में बेरोजगारी को केवल श्रम के संदर्भ में ही विचार किया जाता है, इसलिए बेरोजगारी की संकल्पना श्रमिक से जुड़ा हुआ है। तो आपने इसमें क्या समझा? बेरोजगारी को सामान्य रूप से हम क्या मानते हैं कि क्रियाशील व्यक्ति कार्य रहित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति को बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार मात्र श्रम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम बेरोजगारी की परिभाषा को श्रमिक के संदर्भ में जोड़ते हैं। अब अलग अलग अर्थशास्त्रियों के मतानुसार बेरोजगारी की परिभाषा जो आपको 1 नंबर में अथवा 2 नंबर में पूछा जाएगा कि कौन से अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की क्या परिभाषा दी है, तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं प्रोफेसर पिगू के मतानुसार। प्रोफेसर पिगू के मतानुसार
बेरोजगारी अर्थात कोई भी व्यक्ति केवल तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो फिर भी उसे काम ना मिले। बेरोजगारी अर्थात प्रवर्तमान वेतन दर पर, प्रवर्तमान अर्थात वर्तमान समय में जो वेतन मिल रहा है, प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी होने के बावजूद उसे काम न मिले तो वह व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति को काम करने की जो इच्छा है, शक्ति भी है, तैयारी भी है और बाजार का जो वर्तमान समय का वेतन उस पर वो काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे काम ना मिले तो वह व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसा कहा जाता है। बेरोजगारी के उपरोक्त मतलब ये ऊपर के अर्थ के अनुसार प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी उसे काम से वंचित रहना पड़े तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी या अनिवार्य बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक मतलब उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसे बेरोजगार रहना पड़ रहा है, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए उसे हम कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति को काम करने की इच्छा और शक्ति न हो, यदि व्यक्ति को काम करने की इच्छा और शक्ति न हो, यदि व्यक्ति को काम करने की इच्छा और शक्ति न हो और वह प्रवर्तमान वेतन दर पर काम के बिना बैठा रहे तो उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति स्वैच्छिक बेरोजगार की श्रेणी में आता है। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार है, उसे काम तो मिल रहा है लेकिन वो क्या सोच रहा है कि जो वर्तमान समय का वेतन है, अभी का जो वेतन है उससे हमें क्या मिले, ज्यादा मिले, यह सोचकर वो काम के बिना बैठा रहे, यानी जितना उसे वर्तमान में वेतन मिल रहा है उतने में वह खुश नहीं है। उसकी इच्छा है कि वर्तमान वेतन से उसे अधिक वेतन मिले, इस उम्मीद में वो काम के बिना बैठा रहे, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जाता बल्कि उसे स्वैच्छिक बेरोजगार में गिना जाता है। जबकि बालक, वृद्ध, अशक्त, अशक्त मतलब कमजोर व्यक्ति, काम करने में सशक्त ना हो, बालक, वृद्ध, अशक्त, अपाहिज, स्वेच्छा से काम न करने वाले लोग बेरोजगार में गिने जाते नहीं हैं। तो आपने देखा यहाँ पर बेरोजगारी की परिभाषा भी देखी प्रोफेसर पिगू के मतानुसार और बेरोजगारी की सामान्य परिभाषा भी देखी। बेरोजगारी के दो परिभाषा के साथ साथ आपने एक अनैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी और किन किन लोगों को बेरोजगारी में समावेश नहीं किया जा सकता उसके बारे में आपने परिचय प्राप्त किया। अब हम पढ़ते हैं कि सक्रिय श्रम किसे कहते हैं। सक्रिय श्रम की आपूर्ति में सामान्य रूप से 15 से 64 वर्ष के उम्र समूह के व्यक्तियों का समावेश किया जाता है। तो ये आपके लिए विकल्प में आएगा कि सक्रिय श्रम में कितने उम्र समूह के व्यक्तियों को समावेश किया जाता है। 15 से 64 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों का समावेश किया जाता है। अगला प्रश्न है बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार विश्व के देशों के अनुसार किया गया है। विश्व में दो प्रकार के देश का समावेश यहाँ किया गया, विकसित देश और विकासशील देश। विकसित और विकासशील देशों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी का स्वरूप विभिन्न होता है। विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार का है। सामान्य रूप से विकसित देशों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के कारण असरकारक मांग के अभाव में बेरोजगारी का सर्जन होता है। तो मैंने आपको बताया कि विश्व में दो प्रकार के देश लिए गए, विकसित और विकासशील देश। दोनों देशों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी का स्वरूप विभिन्न है। विकसित देशों में असरकारक मांग के अभाव के कारण चक्र बेरोजगारी का सर्जन होता है जो सामान्य तौर पर कम अवधि के लिए होता है। विकसित देशों में चक्र बेरोजगारी और घर्षण जन्य बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है।
असरकारक मांग में वृद्धि करके हल किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ जो चक्र बेरोजगारी होती है वह विशेष रूप से होती है और ये कम अवधि की होती है। कम अवधि मतलब जैसे ही मांग में वृद्धि होगी यह बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। घर्षण जन बेरोजगारी के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि यह नई टेक्नोलॉजी के कारण होती है। तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है व्यक्ति उसके बारे में ज्ञान न रख पाने के कारण वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। लेकिन जैसे ही समय बीतने के बाद उसे नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है वह बेरोजगारी भी समाप्त हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि विकसित देशों में चक्र बेरोजगारी और घर्षण जन्य बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में वहां जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा है, वहां श्रम की आपूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी होती है, किंतु दूसरी ओर देश में ढांचागत क्षति के कारण मतलब ढांचागत सुविधाओं की कमी, क्षति मतलब कमी के कारण रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी होती है, जो अंततः बेरोजगारी की समस्या में परिणित अर्थात परिवर्तन हो जाती है। भारत में दिखाई देने वाली बेरोजगारी ढांचागत स्वरूप की होती है, दीर्घकालीन स्वरूप की होती है, जिसे आर्थिक, सामाजिक और राजकीय ढांचे में योग्य परिवर्तन करके आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करके हल किया जा सकता है। तो ये आपने देखा बच्चों कि विकसित और विकासशील देशों में बेरोजगारी के स्वरूप अलग अलग होते हैं। विकसित देशों में ज्यादातर चक्र बेरोजगारी और घर्षण जन्य बेरोजगारी पाई जाती है, जो कम अवधि के लिए होती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होता है, श्रम की आपूर्ति बढ़ती रहती है, ढांचागत सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए रोजगारों के अवसरों में जितनी गति से बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी गति से बढ़ोतरी हो पाती नहीं। यहाँ पर बेरोजगारी दीर्घकालीन पाई जाती है, लेकिन इसे भी हल किया जा सकता है। अगर हम आर्थिक, सामाजिक और राजकीय ढांचे में परिवर्तन लाए तो हम ढांचागत सुविधाओं को सुधार कर इस समस्याओं का हल कर सकते हैं। बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए राजकृष्ण समिति रिपोर्ट, आप नाम याद रखिएगा, बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए राजकृष्ण समिति रिपोर्ट 2011-2012 के नीचे दर्शाए गए 4 मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं राजकृष्ण समिति रिपोर्ट के 4 मापदंड, जिसमें पहला मापदंड है समय। जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, किंतु सप्ताह में 28 घंटे या उससे कम समय के लिए 28 घंटे या उससे कम समय के लिए काम मिले तो उसे तीव्र बेरोजगार कहा जाता है। किंतु व्यक्ति को सप्ताह में 28 घंटे से अधिक किंतु 42 घंटे से कम समय के लिए काम मिले तो उसकी बेरोजगारी की तीव्रता कम कही जाएगी। तो समय के अनुसार बेरोजगारी निश्चित किया गया है कि यदि सप्ताह में 28 घंटे या उससे कम समय के लिए काम मिले तो बेरोजगार कैसा कहला जाएगा? तीव्र बेरोजगारी। लेकिन व्यक्ति को 28 घंटे से अधिक मिले काम और 42 घंटे से कम मिले तो बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा? तीव्रता में कमी आई है। इसी तरह से दूसरा मापदंड है आय। व्यक्ति के काम के पश्चात इतनी कम आय मिले कि जिससे उसकी गरीबी दूर न हो सके। व्यक्ति के काम के पश्चात इतनी कम आय मिले कि जिससे उसकी गरीबी दूर न हो सके, तो वह आय की दृष्टि से बेरोजगार कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा समय की दृष्टि से, दूसरा आय की दृष्टि से। उदाहरण आप देख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए प्रति माह 30,000 की आवश्यकता हो, किंतु वह व्यक्ति वर्तमान काम से 15,000 या उससे कम आय ही प्राप्त करने में सक्षम हो, तो इस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। इसी तरह से तीसरा मापदंड है सहमति। व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता हो किंतु उस योग्यता के अनुरूप उसे काम ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी योग्यता से
कम योग्यता वाले किसी भी काम को स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ता है, किंतु इस प्रकार के काम से उसे अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होने से वह अर्ध बेरोजगार है, ऐसा कहा जाता है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता हो, उस योग्यता के अनुरूप उसे काम न मिले तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी योग्यता से कम योग्यता वाले किसी भी काम को स्वीकार करना उसका मजबूरी बन जाता है, किंतु इस प्रकार के काम से उसे अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होने से वह अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। जैसे उदाहरण, सीए की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्लर्क के रूप में काम करना पड़े तो एक तो क्या है बच्चों, वो सीए की डिग्री लिया हुआ, उसकी योग्यता कुछ और है लेकिन काम उसे मजबूरी में क्लर्क की करनी पड़ रही है, तो जितने सीए की पगार होगी उतनी क्लर्क की पगार नहीं होगी, अर्थात वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी काम कर रहा है और उसे आय भी कम मिल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को हम अर्ध बेरोजगार के रूप में कह सकते हैं। चौथा मापदंड आता और अंतिम, उत्पादकता। श्रमिक को या श्रमिक की वास्तविक उत्पादकता जो हो उससे वर्तमान में कम उत्पादकता वाला कार्य करता हो तो कुल उत्पादन उसकी शक्ति या उत्पादकता के प्रमाण में कम होगा। जैसे व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाने की क्षमता रखता हो लेकिन उसे 10 मीटर कपड़ा बनाने के अनुरूप ही काम मिलता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। तो आपने देखा बच्चों, बेरोजगारी के स्वरूप को राजकृष्ण समिति रिपोर्ट के अनुसार 4 मापदंडों में प्रस्तुत किया गया है। पहला मापदंड था समय, दूसरा आय के आधार पर, तीसरा सहमति के आधार पर, चौथा उत्पादकता के आधार पर। अब हम बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। संपूर्ण बेरोजगारी, पहला प्रकार है संपूर्ण बेरोजगारी। सबसे पहले अर्थ के बाद उसका विस्तार और उसके बाद उसके बारे में उदाहरण लेंगे। संपूर्ण बेरोजगारी जिसे कहते हैं खुली बेरोजगारी, जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो, जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो और अपेक्षित योग्यता भी रखते हो, यानी प्रवर्तमान वेतन मतलब वर्तमान समय में जो उसे वेतन दिया जा रहा है उसी वेतन दर पर वो कार्य करने के लिए तैयार हो और उसके अनुसार उसकी योग्यता भी हो, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध ना हो तो वे संपूर्ण रूप से बेरोजगार या खुली बेरोजगार कहा जाता है। समान रूप से जिस देश में श्रम की पूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और शहरीकरण की प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र हो, वहां संपूर्ण बेरोजगारी का, तो आपने क्या जाना कि संपूर्ण बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, जहां श्रम की पूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी अर्थात श्रम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी हो रही है, वहां पर संपूर्ण बेरोजगारी देखने को मिलती है। इस प्रकार की बेरोजगारी गांव की अपेक्षा शहरों में विशेष देखने को मिलती है। संपूर्ण बेरोजगारी का सामना सामान्य तौर पर शिक्षित और तालीम विहीन व्यक्तियों को अधिक करना पड़ता है। आपके प्रश्न की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, में तैयार हो जाता है कि संपूर्ण बेरोजगारी ज्यादातर कौन से व्यक्तियों में देखने को मिलता है, तो शिक्षित और तालीम विहीन व्यक्तियों को अधिक देखना पड़ता है। संपूर्ण बेरोजगार व्यक्ति काम करने में सक्षम होने के बावजूद काम प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु वे उपभोग और खर्च तो करते ही है, यानी काम भले ना करें लेकिन फिर भी वो खर्च तो कर रहे हैं, वस्तु का उपयोग भी कर रहे हैं, इसलिए वे अर्थतंत्र के लिए बोझ रूप है और वे उत्पादकता घटाने के लिए कारणभूत माने जाते हैं। संपूर्ण बेरोजगारी का प्रमाण 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। संपूर्ण या खुली बेरोजगारी का आंक आधारभूत तौर पर प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी उसके मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित है। संपूर्ण या खुली बेरोजगारी को मापने की 3 पद्धतियां, एक रोजगार विनिमय केंद्र में पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के द्वारा, दूसरा श्रम आपूर्ति के न्याय दृश्य सर्वे के द्वारा सर्वे कराना, और तीसरा जनगणना के आंकड़ों के द्वारा। तो हमने पहला प्रकार पढ़ा
संपूर्ण बेरोजगारी जो ज्यादातर शहरी विस्तारों में देखने को मिलता है, और संपूर्ण बेरोजगारी में शिक्षित और तालीम विहीन व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। इनकी आयु 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में होते हैं। ये काम करने में सक्षम होने के बावजूद उन्हें काम प्राप्त नहीं होता। वे उपभोग और खर्च तो करते ही है, इसलिए उन्हें अर्थतंत्र के लिए बोझ रूप माना जाता है। उत्पादकता घटाने का कारणभूत भी माना जाता है। अब हम दूसरा प्रकार लेंगे। दूसरा प्रकार है अर्ध बेरोजगारी। श्रमिक अपनी शक्ति या योग्यता का संपूर्ण उपयोग न कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता या शक्ति वाले कार्य का स्वीकार करना पड़े, तो उसे अर्ध बेरोजगार कह सकते हैं। तो अर्ध बेरोजगार किसे कहते हैं? अपनी शक्ति और योग्यता का संपूर्ण उपयोग न कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता वाला, अल्प शक्ति वाला कार्य को स्वीकार करना पड़े, तो इसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। श्रमिक प्रतिदिन जितने घंटे अथवा वर्ष के जितने दिन काम करते हो, श्रमिक मजदूर प्रतिदिन जितने घंटे अथवा वर्ष के जितने दिन काम करने की वृत्ति या शक्ति के संदर्भ में सक्षम हो, उससे कम घंटे या दिन का ही काम मिले तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति 8 घंटे 12 घंटे काम करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसे कम घंटे काम मिले तो उस व्यक्ति को हम अर्ध बेरोजगार कह सकते हैं। जैसे उदाहरण, किसी औद्योगिक इकाई या कृषि में श्रमिकों को 8 घंटे के बदले केवल 5 घंटे ही काम मिले तो वह अर्ध बेरोजगार है। कई शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता, डिग्री के प्रमाण में काम न मिलने से कम योग्यता वाले काम को स्वीकार करना पड़े तो उसे भी अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले व्यक्ति को गैरेज में नौकरी करनी पड़े तो वह क्या कहलाएगा? अर्ध बेरोजगार कहलाता है। और भारत के ग्रामीण विस्तारों में कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाली मौसमी बेरोजगारी भी अर्ध बेरोजगारी का ही एक प्रकार है। कारण कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को बुआई और कटाई के मौसम में ही काम मिलता है, बाकी शेष समय में वो काम से वंचित रहते हैं। इसीलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भी मौसमी बेरोजगारी को अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। तो बेरोजगारी के हमने 2 प्रकार देखे, संपूर्ण बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। अब हम तीसरा प्रकार शुरुआत करते हैं, जिनका नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी बेरोजगारी। इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसका अर्थ देखेंगे, किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, प्रवर्तमान मतलब वर्तमान समय, किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक काम में लगे हुए हो तो ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार कहे जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यवसाय में या किसी भी रोजगार में जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं और अधिक श्रमिकों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार है। अधिक श्रमिक को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? अति जनसंख्या वाले विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो ऐसे देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रवर्तमान है, ऐसा कहा जाएगा। इसका अब हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि 10 हेक्टेयर जमीन का इष्टतम उपयोग किया जाए, इष्टतम मतलब अधिकतम उपयोग किया जाए, तो अधिक से अधिक 5 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। किंतु अन्य स्थान पर काम उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के अन्य 3 सदस्य भी इसी कृषि कार्य में लग जाते हैं, किंतु इनके कृषि में जुड़ जाने से कुल कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि न हो रही हो तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाएगा।
अर्थात आप समझ चुके होंगे कि जितना कार्य करने के लिए आवश्यक मजदूर चाहिए उतने से अधिक मजदूर अगर कार्य में लगे हो और उत्पादन में कोई बढ़ोतरी ना हो रही हो, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी ना आए, उत्पादन उतना का उतना ही हो, तो अतिरिक्त श्रमिकों को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। और भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी अत्यधिक देखने को मिलती है। अब हम चौथा लेते हैं जिसका नाम है चक्रीय बेरोजगारी। चौथा नाम है चक्रीय बेरोजगारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों भिन्न व्यक्ति होते हैं। निवेशकर्ता अर्थात पैसे लगाना और बचतकर्ता मतलब बचत करना, जिससे समय समय पर इन दोनों वर्गों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में कभी तेजी तो कभी मंदी की स्थिति का सर्जन होता है। तेजी की स्थिति में अर्थतंत्र में पूंजी निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी होती है, जबकि संपूर्ण अर्थतंत्र में मंदी की असर हो तो चीज वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी होती है। परिणाम स्वरूप असरकारक मांग के अभाव में उद्योगों की उत्पादन क्षमता घटाना पड़ता है अथवा उत्पादन इकाई बंद करनी पड़ती है, जिससे अधिकांश श्रमिकों को काम से दूर किया जाता है। तो आपको मैं फिर से समझा देना चाहूंगा कि चक्र बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं और समय समय पर इन दोनों के बीच असंतुलन पैदा होती है, जिसके कारण अर्थतंत्र में कभी तेजी तो कभी मंदी। तेजी की स्थिति जब होती है तो अर्थतंत्र में पूंजी निवेश, उत्पादन, आय और रोजगार में अत्यधिक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन जब अर्थतंत्र में मंदी आती है तो पूंजी निवेश, उत्पादन, आय और रोजगार में कमी देखने को मिलती है और कई बार ये कमी इतनी कम हो जाती है, मांग की इतनी कमी हो जाती है कि उद्योगों में उत्पादन घटाना पड़ता है, कई बार उत्पादन इकाई बंद करनी पड़ती है, अधिकांश श्रमिकों को काम से दूर किया जाता है और इस प्रकार यह मंदी बेरोजगारी का कारण बन जाती है। इसलिए इस बेरोजगारी को चक्र बेरोजगारी या मंदी जन्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। और ऐसा कब देखने को मिला? ईस्वी सन 1929-30 में अमेरिका में आई महामंदी की असर विश्व के ज्यादातर देशों में देखने को मिली। इसलिए इस मंदी को विश्व महामंदी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में भी कई बार अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। भारत में भी पूंजीवादी बाजार तंत्र का अस्तित्व होने से कई बार इस प्रकार की चक्र बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। जैसे भारत के हीरा उद्योग में कई बार इस प्रकार की बेरोजगारी देखनी पड़ी। तो हमने 4 प्रकार पढ़े, अब अंतिम प्रकार की ओर बढ़ते हैं। बेरोजगारी का अंतिम प्रकार घर्षण जन्य बेरोजगारी। यदि उत्पादन पद्धति में चीज वस्तु की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से या नव संशोधन अर्थात नई खोज होने और नई टेक्नोलॉजी के कारण बाजार में नई वस्तु के प्रवेश से बेरोजगारी का सर्जन हो तो ऐसी बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि घर्षण जन्य बेरोजगारी में जब नया टेक्नोलॉजी, नया संशोधन आता है तो बेरोजगारी की जो सर्जन होती है उसे कहते हैं घर्षण जन्य बेरोजगारी। उत्पादन पद्धति में चीज वस्तु की मांग बढ़े या उत्पादन में परिवर्तन हो तो नए संशोधन या नई टेक्नोलॉजी आती है जिसके कारण बेरोजगारी का सर्जन होता है, तो उससे बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में पुरानी उत्पादन पद्धति के स्थान पर नई उत्पादन पद्धति के आने से पुरानी उत्पादन पद्धति वाली इकाइयों में आर्थिक नुकसान होने से कई इकाइयों को बंद करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें लगे हुए श्रमिक नई उत्पादन पद्धति के अनुरूप काम नहीं सीखते, तब उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। अर्थात देश पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी अपनाता है। नई टेक्नोलॉजी अपनाने से श्रमिकों को नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान न होने से
उन्हें काम से निकाल दिया जाता है या उन्हें काम करने के लिए नई पद्धति को सीखना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, जिसे हम घर्षण जन्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं। साधारण मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्ट मोबाइल फोन आने से साधारण मोबाइल फोन के उत्पादन, विक्रय और मरम्मत के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार के अभाव में अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहा जाता है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने टाइपराइटर चलाना सीखा और उसकी जगह पर कंप्यूटर आ गया, तो टाइपराइटर को या टाइपराइटर चलाने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी न होने के कारण उसे कुछ समय तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक वह नई पद्धति को सीख नहीं लेता। इसी तरीके से बच्चों, घर्षण जन्य बेरोजगारी में नया संशोधन, नई टेक्नोलॉजी के कारण, ये नया संशोधन, नई टेक्नोलॉजी क्यों लानी पड़ती है? क्योंकि बाजार में जो चीज वस्तु की मांग होती है, उस मांग के अनुरूप उत्पादन करने के लिए नया संशोधन और नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ता है, जिसके कारण बेरोजगारी सर्जन होती है। उसे हम घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने बेरोजगारी का अर्थ, परिभाषा पढ़ा, बेरोजगारी के प्रकार देखे, राज्य कृष्ण समिति के 4 मापदंड देखे। सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि सारे प्रश्नों को मेहनत और लगन से तैयार करें, ताकि आप 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके।